हेलो क्लास एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ओवरव्यू ऑफ अ लाइन की बात करी है, फिर मैंने सेकंड वीडियो में ओवरव्यू ऑफ अ प्लेन की बात करी है। ये थर्ड टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। नाउ इस वीडियो के अंदर हम जो जितने भी लाइन एंड प्लेन के कंबाइंड टॉपिक्स हैं जिसमें लाइन एंड प्लेन कंबाइन होती है उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। कि अगर एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन हो तो क्वेश्चन जो आपके इसके अंदर फॉर्म होते हैं वो कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं कि आपको एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन दे दी जाती है, उसको आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन को तो उसके लिए मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। चलिए अभी अगर हमें एक लाइन, किसे अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं, अगर दो प्लेन्स की जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसकी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हम लिखें, इन दो इक्वेशंस के हेल्प से अगर मैं इसकी इक्वेशन को लिखता हूं तो उसको हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारी ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, ये इक्वेशन भी 0 के इक्वल है, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख लिया। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरी हो गई अनसिमेट्रिकल फॉर्म। नाउ अब इस अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म यानी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की कार्टेशियन इक्वेशन होती है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है, हमें इसको कन्वर्ट करना है ऐसी शेप में। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा चलिए वो देखते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो पर जो हमारा लाइन है इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है हमें, ठीक है। दूसरा हमें इस लाइन के ऊपर का पॉइंट चाहिए होता है ताकि हम ऐसी इक्वेशन को लिख पाए। तो सबसे पहले हम पैरेलल वेक्टर के लिए क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर के लिए हमारे पास जो पहला प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है हमें। इसका नॉर्मल वेक्टर होगा a1i कैप b1j कैप प्लस c1k कैप। सिमिलरली हमें इस वेक्टर का भी जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर वो चाहिए होगा a2i कैप b2j कैप c2k कैप, ठीक है। ओके इसको मैं नाम दे रहा हूं n1 वेक्टर, इसको मैं नाम दे रहा हूं n2 वेक्टर। मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने पहले बोला मुझे दो ही चीजें चाहिए। एक तो चाहिए मुझे पैरेलल वेक्टर, पहले हम पैरेलल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, जो n1 और n2 वेक्टर्स हैं बेटा मेरे पास n1 और n2 वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल वेक्टर फॉर रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा, n1 क्रॉस n2। जो आपके पास n1 और n2 हैं उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज में आप क्या करेंगे, आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट फाइंड आउट करना है इसी लाइन के ऊपर। पॉइंट के लिए हम बेटा क्या करते हैं, पॉइंट के लिए हम कहते हैं जैसे ये हमारी अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन थी, तो इस ये जो हमारी लाइन है ये जाकर कहीं ना कहीं xy प्लेन को कट करेगी। जहां पे जाके xy प्लेन को कट करेगी वहां पे z इज इक्वल टू 0 होगा। तो मैं इन दो इक्वेशंस में z को 0 पुट कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, a1x प्लस b1y प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस इसमें पुट करूंगा बेटा b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। z को मैंने 0 पुट किया है, z को मैंने 0 लिया है। ये दो इक्वेशन है। आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व जब आप कर लोगे बेटा तो आपको x एंड y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, x एंड y की वैल्यूज मिल जाएंगी, z इज इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहां से आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z मिल जाते हैं। n1 क्रॉस n2 करके आपको पैरेलल वेक्टर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पैरेलल वेक्टर एंड पॉइंट की हेल्प से ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। इस तरह से आप अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक बार बस इतना बता देना चाहता हूं, ABC जो है ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, x1 y1 z1 है। ये उस पॉइंट के ऊपर पड़े हुए उस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि हमें एक लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड आउट करनी है और वो लाइन जो है दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। हमें एक लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड आउट करनी है, सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड आउट करनी है जो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, यानी इन दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बट हम
हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन होती है तो उससे हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म लिख सकते हैं। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म कुछ उसकी ऐसी ही होगी, +5 है बेटा, इधर आके -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है +6 इधर आके -6 हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है लाइन की, उसके लिए हमें तो दो ही चीजें चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होता है n1 क्रॉस n2 वेक्टर, दूसरा हमें उसके ऊपर का पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, पॉइंट के लिए हमें इन दो इस फुल इक्वेशन अनसिमेट्रिकल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और n1 n2 वेक्टर हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे। n1 वेक्टर क्या होगा, लेट n1 वेक्टर बी 1i कैप -j कैप +2k कैप। n2 वेक्टर विल बी 3i कैप +j कैप +k कैप। नाउ n1 क्रॉस n2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट लेकर i कैप j कैप k कैप। ठीक है, नाउ 1 -1 2 3 1 1। नाउ जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे -3 5 4 n1 क्रॉस n2, यानी ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें पॉइंट चाहिए होगा इस लाइन के ऊपर। और मैं फिर से ये सपोज कर रहा हूं कि लाइन जब जाकर XY प्लेन से टकराएगी तो वहां पे Z इज इक्वल टू 0 होगा। तो मैं Z इज इक्वल टू 0 इसमें बेटा पुट कर रहा हूं। इसमें अगर आप Z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशंस मिलेंगी। यहां पे Z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा। नाउ अब हमें करना क्या है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। तो X और Y की वैल्यूज आ रही है 11/4, Y की वैल्यू आ रही है -9/4, Z की वैल्यू आ रही है 0। तो ये हुए हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। नाउ अब हमारे पास हमारी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन के लिए उसके ऊपर का पॉइंट भी है और उसके पैरेलल वेक्टर भी है। आई थिंक अब यहां से आप बहुत इजीली जो हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहें तो कार्टेशियन भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो वेक्टर चाहें तो वेक्टर भी लिख सकते हैं। बट फिलहाल मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं आपको। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, x - x1 यानी ये पॉइंट x - 11/4 अपॉन जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो -3, y माइनस y कोऑर्डिनेट यहां करेंगे तो +9/4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू z माइनस z कोऑर्डिनेट तो 0 ही है और यहां पे नीचे 4। तो ये आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन हो जाएगी। राइट, तो इस तरह से जो हमारे पास सिमेट्रिकल था उसको सॉरी अनसिमेट्रिकल था उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, चलिए, तो आई होप यहां तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी भी बच्चे के लिए ये चीज जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उन्हें ये शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के बारे में, कि अगर हमें एक लाइन एंड प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट होगा बेटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेन है, एक लाइन है हमारे पास, तो उसके बीच में एक एंगल है थीटा। ठीक है, एक एंगल है थीटा, ये अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। एक इस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर होगा, नॉर्मल एक वेक्टर होगा। तो आप ये चीज फील कर सकते हैं क्योंकि एंगल पूरा 90 डिग्री था, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, नाउ अब ये वाला वेक्टर जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो और ये वाली लाइन जो ये वाली लाइन है, एक इसका पैरेलल वेक्टर भी होगा इक्वेशन में। इसकी लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1। सिमिलरली प्लेन की भी इक्वेशन दी हुई है। तो ये वाले प्लेन, ये वाला जो वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, उसके हमें डायरेक्शन रेशियोज यहां से मिल जाएंगे a2 b2 c2। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं जो यहां से हमें मिल जाएंगे। ऐसे इस लाइन का जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन हमें मिल जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1। नाउ ये एक वेक्टर है, यहां पे भी एक वेक्टर है। हम इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारा फॉर्मूला होता था कॉस ऑफ एंगल इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर्स। तो उसमें क्या आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां पे एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना है 90 माइनस थीटा।
बट स्टूडेंट्स दिक्कत यह है कि अब हमें यहाँ पे 90 माइनस थीटा नहीं, हमें थीटा चाहिए होता है, और हमें मालूम है कि अगर 90 माइनस थीटा है तो हम उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू दिस कंप्लीट। तो आपको फॉर्मूला एक तरह से यही अप्लाई करना है, आपके पास बस दो वेक्टर्स होने चाहिए, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर। इन दो वेक्टर्स को उठा के आप ऊपर उनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, नीचे उनके मैग्नीट्यूड्स के साथ डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसको आप साइन थीटा से इक्वेट करके यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस कंप्लीट थिंग। ओके, चलिए अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, जहां पे हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है और प्लेन की इक्वेशन दी गई है। स्टूडेंट्स मैं एक बार इसको नटशेल में क्लियर कर देता हूं कि जब भी हमें लाइन एंड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, जैसे मैंने इससे पहले बोला, फॉर्मूला सिंपल है, साइन थीटा। अब आपको करना क्या है, दो वेक्टर्स, एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर। मैंने यहां पे हमें लाइन एंड प्लेन की हमें वेक्टर इक्वेशंस दी गई हैं। जब हमें वेक्टर इक्वेशंस दी जाती है तो हमारी जो पैरेलल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर ऑफ अ लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन, वो हमें बहुत क्लियरली गिवन होते हैं। ये हमारा पैरेलल वेक्टर ऑफ अ लाइन है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स 2 -1 into -1 +1 +1 into +1 +1. Next is divided by their magnitudes, 1 square plus -1 square plus 1 square whole root, 2 square plus -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा √3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 6 √6 बन जाएगा। ओवरऑल ये आ जाएगा 4/3√2। ये आपका साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा विल बी साइन इनवर्स 4/3√2। तो इस तरह से आप बहुत इजीली, अगर आपके पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर है तो आप बहुत इजीली उनके बीच का एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, कहता है टाइप जो है वो आपको कहती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू टू गिवन प्लेन्स। आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो दो प्लेन्स के पैरेलल हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे मैं बाद में आता हूं, पहले एक छोटी सी चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि अगर एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, अगर एक लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है, तो जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। जो इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? आई विश आप इतनी बात समझ पाए। उसके बाद एक छोटी सी चीज और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस चीज को समझे, मैं इसके लिए हेल्प, मेरे पास एक नोटबुक है, एक इसका ये प्लेन है, एक इसका ये प्लेन है, राइट नाउ। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें ये दो डिफरेंट प्लेन्स हैं और ये मेरा एक लाइन है यहां पे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, जितना मर्जी इस प्लेन को आप एक्सटेंड कर लीजिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। सिमिलरली जो ये हमारा दिस साइड वाला प्लेन है, राइट साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो प्लेन है, अगर आप इसको देखते हैं इसके साथ, तो ये लाइन जो है वो इस प्लेन के कॉन्स्टेंटली हमेशा पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो यहां से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं कहीं पे, ठीक है, एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, ठीक है, एक और प्लेन अगर मैं ले रहा हूं वो भी इस लाइन के पैरेलल है, तो ऐसा हो सकता है कि दो प्लेन्स एक लाइन के पैरेलल हो बट वो दो प्लेन्स आपस में पैरेलल ना हो। ऑल्दो पिक्चर में आपको देखने में लगेगा कि ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं, बट अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये दो प्लेन्स आपस में पैरेलल नहीं है, बट स्टिल ये दो प्लेन्स इस लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है। चलिए इन दो चीजों को अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान होगा समझना। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू टू गिवन प्लेन्स। इसमें क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। दो प्लेन्स के पैरेलल हैं, उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है। हमने प्लेन वाले कंसेप्ट में समझा था कि, और लाइन वाले कंसेप्ट में सॉरी, हमने समझा था कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है पॉइंट और एक चाहिए होता है पैरेलल वेक्टर। पॉइंट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, पैरेलल वेक्टर की अब हम बात करेंगे, क्योंकि
ये प्लेन जो है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, ये प्लेन जो है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो प्लेन्स है, अगर हमारे पास ये प्लेन है बेटा तो जो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा n1 वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा i कैप प्लस 2j कैप, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा हमारे पास 3j कैप माइनस k कैप। ये होंगे हमारे नॉर्मल वेक्टर्स। नाउ अब ये नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल है वो ये लाइन के भी नॉर्मल होगा, यानी जो n1 है लाइन के नॉर्मल मींस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और दिस विल बी परपेंडिकुलर टू अवर रिक्वायर्ड लाइन। Similarly, N2 will also be perpendicular to our required line. Now, that means our required line is perpendicular to N1 also, required line is perpendicular to N2 also. From here, I can say that N1 cross N2 will be parallel to the required line. क्योंकि हमें मालूम है जो N1 क्रॉस N2 करके आंसर आता है वो N1 के भी परपेंडिकुलर होता है, वो N2 के भी परपेंडिकुलर होता है। तो N1 क्रॉस N2 करेंगे, ठीक है, N1 क्रॉस N2 करेंगे बेटा वो N1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर N1 के परपेंडिकुलर हो गया तो वो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सिमिलरली वो यहां से भी अगर आप देखेंगे N1 क्रॉस N2 जो है वो N2 के परपेंडिकुलर होगा, अगर N2 के परपेंडिकुलर है तो वो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो N1 क्रॉस N2 करके बेटा आपको रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, और कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्टली गिवन है, तो इसकी हेल्प से आप इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए एक बार मैं N1 क्रॉस N2 करके आपको बताता हूं क्या तो N1 क्रॉस N2 करके बेटा आपको ये वेक्टर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आपको इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिखने के लिए R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अगर आप वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहां पे पुट कर दीजिए। A होता है हमारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के लिए हमें सिंपली पॉइंट के साथ ij लगाना होता है, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप 1k कैप लैम्डा टाइम्स। B वेक्टर हमारा हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। आप डायरेक्ट कार्टेशियन भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 1 अपॉन 3, ओके। सो इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक अगला टॉपिक है दैट इज टू चेक वेदर लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। आपको क्वेश्चन में आएगा चेक करने के लिए या शो करने के लिए दैट चेक वेदर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन और नॉट, राइट। और आपको शो करना होगा कि शो दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू अ प्लेन। तो अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि लाइन और प्लेन जब पैरेलल होते हैं तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है वो लाइन के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हम जानते हैं जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो 0 होती है। अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर को नाम दे रहा हूं n वेक्टर और इस पैरेलल वेक्टर को नाम दे रहा हूं b वेक्टर, ठीक है, ये n वेक्टर है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं टू चेक whether these two vectors are perpendicular, to check that I will check their dot product. If their dot product comes out 0, then I say yes, these two planes, sorry, this plane and this line is parallel, otherwise they are not. Okay, चलिए इक्वेशन देखते हैं साथ के साथ। Show that line this is parallel to the plane whose vector equation is this and also find the distance between them. अभी हम इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट और आएगा जो आपको इस क्वेश्चन के एंड में समझ में आएगा कि हम कैसे एक लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी पॉइंट साथ में ही कवर हो जाएगा। चलिए ना सबसे पहले बात करते हैं शो दैट लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन। मुझे चाहिए लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये होता है मेरी लाइन का पैरेलल वेक्टर, दैट इज माय बी वेक्टर ओवर हियर इज i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। n वेक्टर के लिए ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, दैट इज I cap plus 5j cap plus k cap. To check whether these line are parallel, these line and plane is parallel or not, I'll do their dot product and check whether it is 0 or not. 1 into 1 1 minus 5 plus 4 is equal to 0. Therefore, line is parallel to plane. Now let's get back to the next part. Also find the distance between them. To find the distance between them, things are very simple. उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकलता है। अगर आपको इसका फॉर्मूला मालूम है जो कि हम प्लेन के कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपके पास बेटा लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, जब आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो उस केस में आपको उस इक्वेशन के अंदर एक पॉइंट भी गिवन होता है। हो सकता है कि आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो सकता है कि आपको अगर कार्टेशियन इक्वेशन है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर से अगर आपको कोऑर्डिनेट ढूंढने हो तो बहुत सिंपल है, 2 -2 3, राइट। तो आपको इस लाइन के ऊपर का पॉइंट मिल गया। आप इस पॉइंट से इस प्लेन तक की इक्वेशन, इस पॉइंट से इस प्लेन की इक्वेशन आपके पास है तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करके। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूं क्या था। डिस्टेंस वाज इक्वल टू P डॉट n माइनस डी होल अपॉन n मैग्नीट्यूड। ये P था बेटा जो बाहर का पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, डॉट n इसी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, जो यहां पे भी हमने n ही नाम दिया उसे, माइनस डी। ये जब आप प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें जो राइट साइड वाली पार्ट होता है दैट इज डी। ठीक है, एंड n मैग्नीट्यूड, तो जो n वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अगर आप ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, p होगा बेटा ये 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यहां पुट करेंगे, डॉट n अब यहां रखेंगे, माइनस डी, डी की जगह 5 आ जाएगा, डी की जगह 5 आ जाएगा, देन n का मैग्नीट्यूड। तो ये सब वैल्यूज जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले देखते हैं p डॉट n क्या होगा। p डॉट n की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आप इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा, तो आपको मिलेगा -5, d की वैल्यू ऑलरेडी 5 थी, -5 हो गया, अपॉन जब आप n का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको मिलेगा √27। तो आपको ओवरऑल अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10/3√3 यूनिट्स। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीज क्लियर हुई हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। अब हम देखेंगे कि लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना हो, अगर हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन गिवन हो, एक प्लेन की इक्वेशन गिवन हो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 = 0, और सिमिलरली एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो और हमें कहा जाए कि इन दोनों के बीच में आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन बेटा हमें गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन से हम जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे लाइन का। जब हम लाइन का जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मैंने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है, जनरल इक्वेशन, यहां से जनरल पॉइंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसको लैम्डा से इक्वेट करने के बाद ये आपको कुछ ऐसा जनरल पॉइंट मिल जाएगा। अब ये जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर हम, हमारी चॉइस होती है, हम कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहां पे रखा है जहां पे ये प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट अगर हम यहां पे सपोज करते हैं, दैट मींस ये पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर भी पड़ा होगा। अगर प्लेन के ऊपर भी होगा तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। a2 x की जगह आ जाएगा a1 लैम्डा प्लस x1, सिमिलरली b2 y की जगह आ जाएगा b1 लैम्डा प्लस y1 प्लस c2 c1 लैम्डा प्लस z1 प्लस d2 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट लैम्डा, तो मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जो भी लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आएगी बेटा, उस लैम्डा की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, और लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करने के बाद मेरे पास इस पॉइंट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और फिर ये पॉइंट बनेगा जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। क्लियर है, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड प्लेन दिस। एक हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है बेटा, एक हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और एट लास्ट उसने क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मींस अगर ये मैं पॉइंट यहां पे सपोज कर लेता हूं, ये पॉइंट मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं, तो इस पॉइंट का इस लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मुझे, मेरा टारगेट है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। एक बार मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लूंगा तो उसके बाद मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेजर टास्क मेरा इस लाइन और इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन से मैं जनरल पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। एक बार मैं आपको स्टेप्स फिर से क्लियर कर देता हूं। लाइन की इक्वेशन से जनरल पॉइंट निकालो, जनरल पॉइंट को आप इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन में पुट करो, प्लेन की इक्वेशन में पुट करके आपको लैम्डा मिलेगा, लैम्डा को वापस आप जनरल पॉइंट में पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां से जो जनरल पॉइंट होगा, अगर आप इसे ओपन करते हैं, आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं और इस तरह ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो आपको जो जनरल पॉइंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। जनरल कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इन जनरल कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी आर की जगह पे, आर वेक्टर की जगह पे ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप इसे पुट कर दीजिए, मैं इन कोऑर्डिनेट्स को वहां पुट कर रहा हूं। 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा, क्योंकि माइनस वाई है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस जेड है 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करोगे आगे, 3 प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, लैम्डा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस 10। यहां से लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 10। नो, इस लैम्डा को वापस आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। जो लैम्डा की वैल्यू मैं माइनस 10 यहां पुट करूंगा तो कुछ आंसर ऐसे मिलेगा, माइनस 30 प्लस 2, माइनस 30 प्लस 2 जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी माइनस 28। यहां पर माइनस 40 माइनस 1 माइनस 41, माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18, राइट। तो ये हमारी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स आ गए यहां पे, माइनस 28 माइनस 41 माइनस 18। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी, ठीक है। अब मुझे ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए बी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मैं अभी इसको x2 y2 z2 और इसको x1 y1 z1 मान के फॉर्मूला लगा रहा हूं। फॉर्मूला लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ अब आगे हम क्या करेंगे, इस पे जो कैलकुलेशन है वो ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहां आ जाएगा 27 माइनस 27 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस 41 प्लस 5 36 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 का स्क्वायर। जब आप तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 2089 रूट इज इक्वल टू 45.70 यूनिट्स। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर इससे पहले जो इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो है इस पूरे चैप्टर के कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन के अंदर ही। देखते हैं क्या कैसे हमें ये करना होता है। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन से पहले मैं चाहूंगा कि हम डिस्कस करें फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा, हमें एक पॉइंट दिया होगा, एक प्लेन दिया होगा, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज परपेंडिकुलर, और हमारा टारगेट है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना हमारा टारगेट होगा। अब वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे अब ये समझते हैं। नाउ मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है, मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है, राइट। और अगर मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है तो मैं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बना सकता हूं दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1, सॉरी इट विल बी a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। ये मेरा नॉर्मल वेक्टर होगा, एन वेक्टर बोल देते हैं इसे, ठीक है। अब ये लाइन जो हमने डिस्टेंस वाली लाइन बनाई है पॉइंट से लेके इस प्लेन तक, ये लाइन भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये वेक्टर जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगा। अगर ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा तो वहां से मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं x माइनस x1 अपॉन पैरेलल वेक्टर के लिए ये वेक्टर यूज हो सकता है अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। नाउ अब मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है।
मेरा टारगेट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। इससे पहले हमने इंटरसेक्शन वाले केस में अभी सीख चुके हैं हम कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। हम इसका जनरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं लैम्डा लेके। जनरल पॉइंट आते हैं उसको हम यहां पे सपोज कर लेते हैं। यहां पे सपोज करने के बाद हम उसको उस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू वापस जनरल पॉइंट में पुट करी जाती है और यहां से हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट आ जाता है। जो पॉइंट आता है उसी को हम बोलते हैं फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर। तो सिंपली यहां पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो स्टेप 1 जो है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। लाइन कौन सी है बेटा? पॉइंट एंड प्लेन। लाइन वो विच जॉइंस द पॉइंट एंड प्लेन। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है? आपको जनरल कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं एंड पुट इट इन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन में पुट करना है। थर्ड में प्लेन की इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट लैम्डा एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। When you are done with this, जब आपके पास इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो उसी इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आप यहां तक आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। बहुत सिंपल है। अगर आपको यहां तक सारी बात समझ में आई है तो अगली बात आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अब एक पॉइंट यहां पे है, यहां पे मिरर है, तो मिरर के अंदर भी जो इमेज बनती है वो उतना ही दूर होती है जितना यहां से दूर होगा। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और मैं इसको सी ले रहा हूं, तो जो ये सी है बेटा, ये बी से उतना ही दूर होगा जितना ये ए दूर है, ए दूर है। दैट मींस मैं यहां से कह सकता हूं बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और बी के कोऑर्डिनेट्स मैं यहां तक फाइंड आउट कर चुका हूं थर्ड स्टेप तक, राइट। नाउ अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम क्या है, मैं उनको अल्फा बीटा गामा ले लेता हूं, ठीक है। बट इतना मुझे मालूम है दैट बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ एसी। कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी को एज अ एसी का मिड पॉइंट जो बी है आप उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या लगेगा यहां पे? अल्फा 1 प्लस x1/2 बीटा 1 प्लस y1/2, सॉरी यहां अल्फा है, अल्फा 1 बीटा 1 नहीं है, अल्फा प्लस x1/2 बीटा प्लस y1/2 गामा प्लस z1/2। अब आपके पास ये मिड पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए बी के। बी के कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी इस थर्ड स्टेप में भी निकाल चुके थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो सेम ही तो था, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी निकाल चुके थे, फिर से हमने उसी बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स ये वाले भी और ये वाले कंपेयर करेंगे, वहां से हमारे पास अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। यू कैलकुलेट अल्फा बीटा एंड गामा, और ये अल्फा बीटा गामा ही मेरी इमेज है इस पॉइंट की इन अ प्लेन। इस पॉइंट की इन अ प्लेन जो इमेज है वही मेरे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, हमें प्रूव करना है कि अगर दो लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर है या नहीं है। एक प्लेन है, उसके ऊपर दो लाइंस पड़ी हमारे पास, राइट। तो इनके बीच में क्या पैटर्न होगा जो हम चेक कर सकते हैं उनके कोप्लेनरिटी के लिए। अगर एक प्लेन के ऊपर दो लाइंस पड़ी है बेटा, तो एक पैरेलल वेक्टर इस लाइन का भी होगा हमारे पास, एक पैरेलल वेक्टर इस लाइन का भी होगा, ठीक है। और हमें मालूम है कि जब भी हम किसी लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक उस लाइन के ऊपर का पॉइंट, एक उसके पैरेलल वेक्टर। ऐसे सिमिलरली दूसरी लाइन के ऊपर का पॉइंट, एक पैरेलल वेक्टर। तो हमारे पास टोटल जो मटेरियल होगा उसमें इस लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड पॉइंट, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड पॉइंट, ये चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी। दो वेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं,
तीसरा वेक्टर हम लेट्स से कि इनको ए बी मान के ये ए बी वेक्टर बना के हम फाइंड आउट कर लें, ए बी वेक्टर बना के तीसरा वेक्टर फाइंड आउट कर लें। अब मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3। नाउ अगर ये 2 लाइंस कोप्लेनर है तो मैं यहां पे श्योरिटी से कह सकता हूं कि ये वेक्टर 1, वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3 जो है ये तीनों वेक्टर्स भी उसी प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। ओके, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं अगर 3 वेक्टर्स बेटा कोप्लेनर होते हैं, अगर आपको मालूम होगा 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे ये चीज कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी 1 और 3 की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, वेक्टर 1 वेक्टर 3 की क्रॉस प्रोडक्ट करें, बेटे ये इनके मैग्नीट्यूड नहीं है, मैंने नाम दिया है 1 2 3, ठीक है, उन्हें मैग्नीट्यूड मत समझना। 1 और 3 की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो 1 के भी परपेंडिकुलर होगा और 3 के भी परपेंडिकुलर होगा। 1 एंड 3 दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नाउ जो ये 1 क्रॉस 3 है अब ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा। अगर ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर 2 के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर 2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 क्रॉस 3 जो भी आंसर आएगा जब आप उसकी 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट 2 के साथ करोगे तो 0 आना चाहिए, परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई पूछता है कि लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है, उसके लिए आपको 3 वेक्टर्स चाहिए। 2 वेक्टर्स आएंगे उनके पैरेलल वेक्टर से, तीसरा वेक्टर जो बच्चों को नहीं समझ में आता कहां से आएगा, वो आएगा उनके पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करके। पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करके हम वेक्टर बनाना जानते हैं, वेक्टर्स में हमने सीखा हुआ है। तो वहां से हम तीसरा वेक्टर बनाएंगे, फिर हम उन तीसरे वेक्टर्स 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट करेंगे, 2 की क्रॉस करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ डॉट करेंगे। अगर वो 0 आ गया देन दे आर कोप्लेनर, अदरवाइज दे आर नॉट। आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, बट स्टिल अगर कुछ भी ऐसा है जो थ्रू आउट द वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको आंसर करूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और कोई भी ऐसा बच्चा जिसे आप जानते हैं और जिसके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। और मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, राइट। माय नेम इज संचित बांसल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।